इस वीडियो में हम जानेंगे सेंटेंस, क्लाउज और फ्रेज में क्या अंतर होता है। मैं हूं विनोद शर्मा और आपका प्रेप गाइड एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस हम किसे कहते हैं? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ कंप्लीट मीनिंग। तो सेंटेंस हम ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं, ऐसे शब्द समूह को या फिर ऐसे वर्ड्स के कॉम्बिनेशन को कहते हैं जिसका अपना एक कंप्लीट मीनिंग होता है। अ सेंटेंस कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। तो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान देना चाहिए। किसी भी सेंटेंस में कम से कम दो चीज होनी चाहिए। क्या क्या? एक तो सब्जेक्ट और दूसरा इसका वर्ब। तो किसी भी सेंटेंस के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि उस सेंटेंस में क्या होना चाहिए? एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होना चाहिए। अ सेंटेंस हैज एन इंडिपेंडेंट मीनिंग। तो किसी भी सेंटेंस का जो मीनिंग होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट मीनिंग का मतलब क्या हुआ कि कोई भी सेंटेंस अकेले अपना मीनिंग देने के लिए काफी है। इसे अपना मीनिंग देने के लिए किसी दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड नहीं करना पड़ता है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं? किसी भी सेंटेंस का जो मीनिंग होता है क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां पर हमने एक एग्जाम्पल लिया, रवि प्लेज क्रिकेट। तो यहां पर रवि प्लेज क्रिकेट क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो चलिए दूसरा चीज हमें क्या चेक करना है, क्या इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होना चाहिए। तो देखो रवि क्या है? सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और प्लेस क्या है? इसका वर्ब है। तो चलिए मिनिमम रिक्वायरमेंट भी पूरा हो गया, सब्जेक्ट भी आ गया और वर्ब भी आ गया। अब इसको पढ़ने के बाद क्या कंप्लीट मीनिंग मिल रहा है? रवि प्लेस क्रिकेट, रवि क्रिकेट खेलता है। तो बिल्कुल इस सेंटेंस का एक अपना कंप्लीट मीनिंग भी है। एक एग्जांपल और लेते हैं, मोहन स्पीक्स इंग्लिश। तो यहां पर अगेन क्या है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और मोहन क्या है? सब्जेक्ट है, और स्पीक्स क्या है? ये वर्ब है। ठीक है, इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट है, और यहां पर क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो कम से कम सेंटेंस में क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए और वर्ब चाहिए, और अधिक से अधिक ऑब्जेक्ट भी मिल सकता है और भी कई सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मिल सकते हैं, लेकिन कम से कम क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए और वर्ब चाहिए। ठीक है, तो मोहन स्पीक्स इंग्लिश में मोहन सब्जेक्ट है और स्पीक्स इसका वर्ब है। तो मोहन अंग्रेजी बोलता है, तो ये भी क्या है? कंप्लीट सेंस दे रहा है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। अब हम जानेंगे क्लाउज के बारे में। क्लाउज क्या होता है? क्लाउज हम किसे कहते हैं? क्लाउज को हम हिंदी में कहते हैं उपवाक्य। क्लाउज का सबसे सिंपल डेफिनेशन है, ए क्लाउज इज अ सेंटेंस विद इन अ लॉन्ग सेंटेंस। तो सेंटेंस हम छोटा सेंटेंस भी देखते हैं और लॉन्ग सेंटेंस भी देखते हैं। तो जब लॉन्ग सेंटेंस होता है ना, तो सेंटेंस के अंदर भी कई सेंटेंसेस होते हैं। तो जब कभी भी कोई भी ऐसा सेंटेंस जो किसी लॉन्ग सेंटेंस के अंदर हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? क्लाउज कहते हैं। यानी कि सिंपल वे में हम क्या कह सकते हैं? अ क्लाउज इज अ सेंटेंस इन अ सेंटेंस। यानी किसी सेंटेंस के अंदर जो दूसरा सेंटेंस छिपा हो उसी को हम क्या कहते हैं? क्लाउज कहते हैं। लाइक अ सेंटेंस, अ क्लाउज ऑल्सो कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। तो यहां पर मैंने क्लाउज के बारे में आपको क्या बताया? क्लाउज के बारे में मैंने आपको बताया कि क्लाउज भी अपने आप में क्या एक सेंटेंस है जो किसी लॉन्ग सेंटेंस के अंदर होता है। तो सिंपल सी बात है, जब क्लाउज भी अपने आप में एक तरीके से एक सेंटेंस है, तो नो डाउट सेंटेंस की ही तरह क्लाउज के अंदर भी आपको क्या मिलेगा? अपना सब्जेक्ट मिलेगा और अपना वर्ब मिलेगा। मैंने आपको सेंटेंस में क्या बताया कि सेंटेंस में कम से कम दो चीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए और वर्ब होना चाहिए। तो क्लाउज में भी आपको सब्जेक्ट मिलेगा और वर्ब मिलेगा। देखिए यहां पर एग्जांपल है, आई नो दैट यू आर अ गुड बॉय। तो यहां पर देखो ये कोई स्मॉल सेंटेंस तो नहीं है, ये एक लॉन्ग सेंटेंस है। ठीक है, तो इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर भी आपको दो सेंटेंसेस दिखाई देंगे। तो ध्यान देना कि ये जो हमारा सेंटेंस है, जो कंप्लीट सेंटेंस है, ये सब्जेक्ट आई से शुरू हो रहा है और अंत किस पे हो रहा है? फुल स्टॉप पे हो रहा है। तो सेंटेंस हमारा ये शुरू कहां से हो रहा है? आई से शुरू हो रहा है, खत्म हो रहा है फुल स्टॉप में। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस सेंटेंस के अंदर भी आपको दो सेंटेंसेस दिखाई देंगे, और वो दो सेंटेंसेस क्या है? देखो पहला सेंटेंस क्या है? पहला सेंटेंस है आई नो, मैं जानता हूं। और इसी के अंदर एक सेंटेंस आपको और दिखाई देगा, दैट यू आर अ गुड बॉय, कि आप एक अच्छे लड़के हो। तो यहां पर क्या है कि इस सेंटेंस के अंदर जो दो सेंटेंस है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? क्लाउज कहते हैं। तो आई नो भी एक क्लाउज है और दैट यू आर अ गुड बॉय ये भी एक क्लाउज है। लेकिन आई नो कैसा क्लाउज है और दैट यू आर अ गुड बॉय ये कैसा क्लाउज है, इसके लिए मैं अभी आपको बताता हूं टाइप्स ऑफ क्लाउज। और टाइप्स ऑफ क्लाउज में आपको क्लियर होगा कि क्लाउज कितने टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ क्लाउज, तो अब हम जानेंगे कि क्लाउज कितने प्रकार के होते हैं। देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ क्लाउज।
तो मुख्य रूप से क्लाउज दो प्रकार के होते हैं। क्लाउज कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला क्या है? पहला है मेन क्लाउज। मेन क्लाउज को हम इंडिपेंडेंट क्लाउज भी कहते हैं। आप इसे मेन क्लाउज कहिए या फिर आप इसे प्रिंसिपल क्लाउज कहिए या फिर आप इसे इंडिपेंडेंट क्लाउज कहिए, बात बराबर है। और सेकंड क्लाउज क्या है? सेकंड क्लाउज है सब ऑर्डिनेट क्लाउज। सब ऑर्डिनेट क्लाउज को हम डिपेंडेंट क्लाउज भी कहते हैं। तो मेन क्लाउज क्या होता है और सब ऑर्डिनेट क्लाउज क्या होता है, इसे जानने के लिए यहां पर हम एक एग्जांपल लेंगे, और एग्जांपल है आई नो दैट यू आर अ गुड बॉय। तो अगेन हमने सेम एग्जांपल लिया है। ये क्या है? आई नो दैट यू आर अ गुड बॉय। ये अपने आप में एक लॉन्ग सेंटेंस है, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस सेंटेंस के अंदर भी आपको दो सेंटेंसेस दिखाई देंगे, और इन्हीं सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? क्लाउज कहते हैं। तो इसमें पहला कौन सा सेंटेंस छिपा हुआ है? पहला सेंटेंस छिपा हुआ है आई नो। तो आई नो देखो अपने आप में क्या एक सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर आई सब्जेक्ट है और नो एक वर्ब है। तो जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होता है और जिसका अपना एक कंप्लीट मीनिंग होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। लेकिन चूंकि ये जो सेंटेंस है आई नो, ये किसी बड़े से सेंटेंस का पार्ट है। तो कोई भी सेंटेंस जो बड़े से सेंटेंस का पार्ट हो, यानी कोई भी सेंटेंस जो बड़े से सेंटेंस के अंदर हो, उसे हम क्या कहते हैं? क्लाउज कहते हैं। तो आई नो यहां पर क्या है? अपने आप में क्लाउज है। लेकिन अब हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि आई नो कैसा क्लाउज है। ये मेन क्लाउज है, ये मेन क्लाउज है या फिर सबऑर्डिनेट क्लाउज है। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मेन क्लाउज हम किसे कहते हैं। तो मेन क्लाउज हम वैसे क्लाउज को कहते हैं जो अपना मीनिंग देने के लिए, अपना मीनिंग पूरा करने के लिए दूसरे क्लाउज पे डिपेंड नहीं करता है। यानी कि कोई भी ऐसा क्लाउज जो अपना मीनिंग पूरा करने के लिए सबऑर्डिनेट क्लाउज पे डिपेंड नहीं करता है, उसे ही हम मेन क्लाउज कहते हैं। और मेन क्लाउज का खासियत यह भी है कि आप मेन क्लाउज को दूसरे क्लाउज से अलग भी कर देंगे तो भी वह अकेले मीनिंग देने के लिए काफी है। उसे मीनिंग देने के लिए दूसरे क्लाउज पे डिपेंड नहीं होना पड़ता है। सो अ मेन क्लाउज कैन स्टैंड अलोन, यानी कि मेन क्लाउज अकेले भी रह सकता है और दूसरे क्लाउज के साथ भी रह सकता है। तो इसलिए आई नो क्या है? आई नो है मेन क्लाउज। क्यों मेन क्लाउज है? क्योंकि जब मैं बोलता हूं आई नो, मैं जानता हूं, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर हम आई नो को इस बड़े से सेंटेंस से बाहर हटकर सोचें, तो आई नो भी अपने आप में क्या एक सेंटेंस है जो कि कंप्लीट, अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, और अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए इसे सेकंड क्लाउज पर डिपेंड होने का कोई भी जरूरत नहीं है। तो आई नो यहां पर क्या मेन क्लाउज, और मेन क्लाउज को ही हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट क्लाउज, क्योंकि इसे किसी दूसरे क्लाउज पर डिपेंड नहीं होना पड़ रहा है। और इसी में हमारा सेकंड क्लाउज क्या है? इसमें सेकंड क्लाउज क्या है? दैट यू आर अ गुड बॉय। तो दैट यू आर अ गुड बॉय क्या है? ये हमारा है सबऑर्डिनेट क्लाउज, जिसे हम डिपेंडेंट क्लाउज भी कहते हैं। तो यहां पर आप देखोगे कि दैट यू आर अ गुड बॉय को अगर आप मेन क्लाउज के बगैर लिखोगे, मेन क्लाउज के साथ में नहीं, अकेले में लिखोगे, तो ये अपना मीनिंग पूरा नहीं कर पाएगा। हम केवल अगर डायरेक्टली ऐसे बोलते हैं दैट यू आर अ गुड बॉय, कि आप एक अच्छे लड़के हैं, कि आप एक अच्छे लड़के हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इसके पहले भी कुछ बात चली है, यानी कि ये मीनिंग अपने आप में क्या अधूरा है। मैं केवल इतना बोलूं कि दैट यू आर अ गुड बॉय, तो पता चलता है कि ये अपना मीनिंग पूरा नहीं कर पा रहा है। इसको अपना मीनिंग पूरा करने के लिए इसके साथ मेन क्लाउज को भी लिखना पड़ेगा। तो इसलिए दैट यू आर अ गुड बॉय ये अपने आप में अकेले, यानी कि सेंटेंस के बाहर होकर के अकेले अपना मीनिंग नहीं दे पा रहा, अपना मीनिंग देने के लिए काफी नहीं है। इसे अपना मीनिंग पूरा करने के लिए दूसरे क्लाउज के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। यानी कि कुल मिलाकर दैट यू आर अ गुड बॉय जो हमारा क्लाउज है, ये आई नो यानी कि मेन क्लाउज पे डिपेंड करता है। इसलिए हम इसके क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लाउज या फिर डिपेंडेंट क्लाउज। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। तो यहां पर हम एक एग्जाम्पल और लेंगे, और एग्जाम्पल है आई विल टीच यू इफ यू से। तो यहां भी आपको क्लाउज आइडेंटिफाई करने हैं, आपको यहां पर चेक करना है कि कौन इसमें मेन क्लाउज है और कौन इसमें सब ऑर्डिनेट क्लाउज है। तो यहां पर देखो इस सेंटेंस के अंदर जो हमारा एक पहला सेंटेंस है क्या है? आई विल टीच यू। तो आई विल टीच यू क्या है? ये क्लाउज है। क्यों क्लाउज है? क्योंकि ये एक बड़े से सेंटेंस का एक पार्ट है। तो जो कोई भी सेंटेंस जो कि एक बड़े से सेंटेंस का पार्ट हो, एक बड़े से सेंटेंस का एक हिस्सा हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? क्लाउज कहते हैं। और यहां भी देखो आई आपको क्या मिल गया? आई सब्जेक्ट मिल गया, और विल टीच क्या है? वर्ब है। तो जिसमें सब्जेक्ट के साथ साथ वर्ब भी मिले, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। और जो सेंटेंस किसी बड़े से सेंटेंस का पार्ट हो, उसे हम क्या कहते हैं? क्लाउज कहते हैं। तो यहां पर आपको बताना है कि आई विल टीच यू क्या है? ये मेन क्लाउज है या फिर सब ऑर्डिनेट क्लाउज है। तो अब आप इंटेलिजेंट हो चुके हैं, अब आप बहुत आसानी से बता देंगे कि आई विल टीच यू कैसा क्लाउज है, ये मेन क्लाउज है या फिर सब ऑर्डिनेट क्लाउज है। तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है,
आप यहाँ पर इस क्लाउज को अकेले में लिख कर देखो, यानी कि आप बिना इसे सब ऑर्डिनेट क्लाउज के लिख करके देखो। तो कोई भी क्लाउज जो कि बिना सब ऑर्डिनेट क्लाउज के अकेले में लिखा जा सकता है एक सेंटेंस के रूप में, और वो अकेले भी अपना मीनिंग देने के लिए काफी है, उसे अपना मीनिंग देने के लिए, अपना मीनिंग पूरा करने के लिए सब ऑर्डिनेट क्लाउज पे डिपेंड ना होना पड़े, वैसे ही सेंटेंस को, यानी कि वैसे ही क्लाउज को हम क्या कहते हैं, मेन क्लाउज कहते हैं। तो यहां पर आई विल टीच यू क्या है, ये मेन क्लाउज है या फिर इंडिपेंडेंट क्लाउज हम इसे कहेंगे, क्योंकि इसे अपना मीनिंग देने के लिए इफ यू से, यानी कि जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज है, इस पे डिपेंड नहीं होना पड़ रहा है। तो यहां पर जो हमारा सेकंड क्लाउज है इस सेंटेंस के अंदर क्या है, इफ यू से। तो इफ यू से कैसा क्लाउज है, आई विल टीच यू अगर मेन क्लाउज है तो नो डाउट इफ यू से क्या है, इफ यू से हमारा सब ऑर्डिनेट क्लाउज है, यानी कि डिपेंडेंट क्लाउज है। तो हम इसे इफ यू से को हम डिपेंडेंट क्लाउज क्यों कह रहे हैं, हम इसे सब ऑर्डिनेट क्लाउज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम इसे अकेले में नहीं लिख सकते हैं। हम इफ यू से को बिना मेन क्लाउज के नहीं लिख सकते, क्योंकि फिर अकेले में जब हम इसको लिखेंगे सब ऑर्डिनेट क्लाउज को, तो ये अपना मीनिंग पूरा नहीं दे पाएगा। इसे अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए इसे मेन क्लाउज पे डिपेंड होना पड़ेगा। तो आप खुद सोचो, यहाँ पर अगर मैं केवल इतना कहूं इफ यू से, अगर आप कहोगे, मैं आपको और भी पीछे वाला बात नहीं बताता हूं, केवल मैं आपको कहता हूं कि अगर आप कहोगे, तो आप भी पूछोगे सर क्या आप कहोगे, तो इसका मतलब है कि ये अपना मीनिंग पूरा नहीं कर पा रहा है। ये जब तक आई विल टीच यू के साथ नहीं जुड़ेगा, मेन क्लाउज के साथ नहीं जुड़ेगा, ये अपना मीनिंग पूरा नहीं कर पाएगा। तो वैसे कोई भी क्लाउज जो अपना मीनिंग पूरा करने के लिए मेन क्लाउज पे डिपेंड करता हो, वैसे क्लाउज को हम क्या कहते हैं, सब ऑर्डिनेट क्लाउज या फिर डिपेंडेंट क्लाउज। और यहां पर एक बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। कभी भी अगर आपको सब ऑर्डिनेट क्लाउज को पहचानना हो तो बहुत ही आसान है, सब ऑर्डिनेट क्लाउज को पहचानना और भी आसान है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर दो क्लाउज आपस में जुड़े होंगे ना, तो एक कंजंक्शन से जुड़ा होगा, ठीक है। और जो क्लाउज कंजंक्शन से शुरू होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, सब ऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं। तो कंजंक्शन जैसे कि आफ्टर हो गया, बिफोर हो गया, बिकॉज, इफ, अनलेस, टिल, तो ये सब क्या है, कंजंक्शन है। और इसमें कुछ क्वेश्चन वर्ड भी आ सकता है, क्वेश्चन वर्ड हु, व्हाट, हाउ, व्हाई, तो ये सब क्या होंगे, ये सब रिलेटिव कंजंक्शन के रूप में काम करेंगे। तो कोई भी क्लाउज जो कि कंजंक्शन से शुरू होंगे या फिर रिलेटिव कंजंक्शन, जैसे कि कोई क्वेश्चन वर्ड हाउ, व्हेन, व्हाई, हु, इन सारे कंजंक्शन से या फिर क्वेश्चन वर्ड से शुरू होंगे, उसे ही हम क्या कहेंगे, सब ऑर्डिनेट क्लाउज कहेंगे। तो जैसे यहां पर देखिए, इफ यू से में क्या है, ये कंजंक्शन इफ से शुरू हो रहा है। आई विल टीच यू, क्या ये किसी कंजंक्शन से शुरू हो रहा है, इसमें कोई भी कंजंक्शन नहीं है। लेकिन इफ यू से में क्या, ये कंजंक्शन क्या है, इफ कंजंक्शन है। तो जो क्लाउज कंजंक्शन से शुरू होता है जनरली, वैसे ही क्लाउज को हम क्या कहते हैं, सब ऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं। तो आइए अब हम अंत में जानते हैं फ्रेज के बारे में। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज हम किसे कहते हैं। A phrase is a group of words that does not have a complete meaning. तो फ्रेज भी अपने आप में क्या है, फ्रेज भी अपने आप में ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यानी शब्दों के समूह है, जिसका अपना कोई भी कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। तो फ्रेज का मीनिंग कैसा होता है, फ्रेज का मीनिंग इनकम्प्लीट होता है, यानी कि फ्रेज का मीनिंग कैसा होता है, अधूरा मीनिंग होता है। अनलाइक अ सेंटेंस एंड अ क्लाउज, अ फ्रेज डजंट हैव एनी सब्जेक्ट एंड एनी वर्ब। तो हमने यहां पर सेंटेंस और क्लाउज में कॉमन क्या देखा, हमने देखा कि सेंटेंस में अपना एक सब्जेक्ट होता है और अपना एक वर्ब होता है। सिमिलरली क्लाउज में भी अपना एक सब्जेक्ट होता है और अपना एक वर्ब होता है। लेकिन फ्रेज का अपना कोई भी सब्जेक्ट और अपना कोई भी वर्ब नहीं होता है। हाँ, सेंटेंस क्लाउज की तरह ही फ्रेज भी क्या है, शब्दों का एक समूह है, वर्ड्स का क्या है, ग्रुप है, वर्ड्स का क्या है, कॉम्बिनेशन है। बट इसमें कोई भी हमें सब्जेक्ट और कोई भी वर्ब देखने को नहीं मिलता है। और साथ ही साथ फ्रेज का मीनिंग कैसा होता है, फ्रेज का मीनिंग इनकम्प्लीट मीनिंग होता है। A phrase is a part of sentence, it cannot stand alone. तो फ्रेज अपने आप में क्या है, किसी भी सेंटेंस का क्या एक पार्ट है, किसी भी सेंटेंस का एक अंश है, एक हिस्सा है। इसीलिए फ्रेज को हम हिंदी में क्या कहते हैं, फ्रेज को हम हिंदी में कहते हैं वाक्यांश, यानी वाक्य का अंश। तो कोई भी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्द का समूह जो किसी सेंटेंस का अंश हो, किसी वाक्य का अंश हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वाक्यांश, यानी कि फ्रेज। तो फ्रेज को हम सेंटेंस के बाहर नहीं लिख सकते हैं। सेंटेंस के बाहर अगर हम फ्रेज को लिखेंगे तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका कोई भी कंप्लीट सेंस नहीं होगा। तो फ्रेज हमेशा क्या होता है, सेंटेंस के साथ में होता है, तभी अपना पूरा सेंस कर पाता है, अपना पूरा मीनिंग दे पाता है। इन अ सेंटेंस इट इज यूज्ड एज अ नाउन, एन एडजेक्टिव, एन एडवर्ब, अ प्रेपोजिशन एंड अ वर्ब। तो देखो,
किसी भी लैंग्वेज में हर एक सिंगल वर्ड का अपना एक अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। कोई भी एक सिंगल वर्ड नाउन की तरह यूज हो सकता है, प्रोनाउन की तरह यूज हो सकता है, एडवर्ब की तरह यूज हो सकता है। उसी प्रकार से फ्रेज भी सेंटेंस में क्या काम कर सकता है, फ्रेज का भी अपना सेंटेंस में कोई ना कोई काम होता होगा। तो किसी भी सेंटेंस में हम फ्रेज को नाउन की तरह यूज करते हैं, यानी कि नाउन फ्रेज भी होता है, एडजेक्टिव फ्रेज भी होता है, एडवर्ब फ्रेज भी होता है, प्रेपोजिशन फ्रेज भी होता है और वर्ब फ्रेज भी होता है। तो किसी भी सेंटेंस में हम फ्रेज को नाउन की तरह, एडजेक्टिव की तरह, एडवर्ब की तरह, प्रेपोजिशन की तरह और वर्ब की तरह यूज करते हैं। तो देखिए अब इस चीज को मैं एग्जांपल से समझाता हूं, एग्जांपल्स ऑफ फ्रेजेस। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर पहला एग्जांपल क्या है, द गर्ल विथ ब्लू आईज इज माई कजन। तो यहां पर एक बात आपको और ध्यान देना है, इस सेंटेंस में जो पार्ट, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स रेड कलर के लिखे हैं और इटैलिक में लिखे हैं, यही हमारा क्या है, फ्रेज है। तो यहां पर हमारा एग्जाम्पल क्या है, द गर्ल विथ ब्लू आईज इज माई कजन। तो यहां पर ध्यान देना है, विथ ब्लू आईज को अगर आप सेंटेंस से बाहर कर दोगे तो क्या इसका अपना एक कंप्लीट मीनिंग होगा। अगर मैं बोलता हूं विथ ब्लू आईज, तो विथ ब्लू आईज का मतलब क्या हुआ, ये नहीं लग रहा है कि अपना मीनिंग पूरा नहीं कर पा रहा है। ये क्या है, किसी सेंटेंस का एक हिस्सा, एक पार्ट है, लेकिन उसका अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं है। तो इसलिए फ्रेज को हम क्या करते हैं, सेंटेंस के साथ में ही लिखते हैं। तो यहां पर देखो विथ अ ब्लू आईज किस तरीके से यूज हो रहा है, मतलब ये नाउन का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का, किसका काम कर रहा है। तो यहां पर ध्यान देना, विथ ब्लू आईज क्या कर रहा है, ये गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी इस गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है, इसका विशेषता बता रहा है। और यहाँ पर गर्ल क्या है, नाउन है। तो जो भी वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स किसी नाउन का विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पर विथ ब्लू आईज किसको डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन, जो कि यहाँ पर गर्ल के रूप में है, इसको क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। तो विथ ब्लू आईज एक फ्रेज है जो कि एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द गर्ल वाज शाउटिंग इन अ लाउड वॉइस। तो जो लड़की थी वो चिल्ला रही थी, कैसे, लाउड वॉइस में, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इन अ लाउड वॉइस अगेन हमारा क्या है, ये फ्रेज है, क्योंकि हमने इसको क्या किया, रेड कलर में लिखा है और इटैलिक में लिखा है। तो यहां पर इन अ लाउड वॉइस क्या है, क्या इन अ लाउड वॉइस को हम अकेले में लिखेंगे, सेंटेंस के बाहर लिखेंगे, तो क्या इसका कंप्लीट सेंस होगा, नहीं। तो यहां पर इन अ लाउड वॉइस क्या, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। और एक बात और भी यहां पर ध्यान देना, क्या इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आपको कहीं भी सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, कहीं भी वर्ब दिखाई दे रहा है, नहीं ना। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जरूर है, लेकिन इसमें कोई भी सब्जेक्ट और कोई भी वर्ब नहीं है, बस ये सेंटेंस का क्या पार्ट है, एक हिस्सा, एक अंश है। तो यहां पर हम देखेंगे कि इन अ लाउड वॉइस किस तरीके से यूज हो रहा है, ये क्या काम कर रहा है। तो देखो कैसे चिल्ला रही थी, तो लाउड वॉइस यानी जोर से चिल्ला रही थी। तो यहां पर इन अ लाउड वॉइस क्या कर रहा है, शाउटिंग को यानी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो कोई भी ऐसा वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो वर्ब को क्वालिफाई करे, जो वर्ब का विशेषता बताए, उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो यहां पर ये कैसा फ्रेज है, ये एडवर्ब फ्रेज है। नेक्स्ट एग्जांपल, वी टीच अ क्लास ऑफ एक्सेलेंट स्टूडेंट्स। तो यहां पर ध्यान देना, जो रेड कलर में है, अ क्लास ऑफ एक्सेलेंट स्टूडेंट्स, यही हमारा क्या फ्रेज है। तो यहां पर आपको चेक करना है कि ये कैसा फ्रेज है, ये नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है। तो सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पर टीच वर्ब है, हमारा सेंटेंस का वर्ब है, और वी क्या है, सब्जेक्ट है। तो वर्ब के बाद जो भी वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स आए और जो क्या, कौन और किसको का जवाब देता हो, उसे हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। सिंपल सी बात, हम ऐसे भी यहाँ पर लिख सकते थे, वी टीच स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ाते हैं भाई, किसको पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या हो गया, नाउन हो गया। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स ना आकर के एक कंप्लीट ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ गया है जो कि फ्रेज का काम कर रहा है। तो ए क्लास ऑफ एक्सीलेंट स्टूडेंट्स क्या है, ये फ्रेज है, और सेंटेंस में किस जगह पे यूज हो रहा है, नाउन के जगह पे यूज हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं या फिर किसको पढ़ाते हैं, तो ए क्लास ऑफ एक्सीलेंट स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। तो यहां पर ए क्लास ऑफ एक्सीलेंट स्टूडेंट्स किस तरीके से यूज हो रहा है, ये नाउन फ्रेज है, ठीक है, नाउन की तरह यूज हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, नाउन फ्रेज कहेंगे। अगला एग्जांपल देखिएगा, ही इज इन सर्च ऑफ अ जॉब। तो यहां पर इन सर्च ऑफ क्या है, हमारा फ्रेज है, और किस तरीके से यूज हो रहा है, ये प्रीपोजिशन के तरीके से यूज हो रहा है। तो इन सर्च ऑफ कैसा फ्रेज है, ये प्रीपोजिशन फ्रेज है। और आखिरी एग्जांपल देखिएगा, द रिच शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर। तो द रिच क्या है, द रिच यहां पर हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और शुड नॉट, देखो यहां पर शुड क्या, मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद क्या आता है, वर्ब आता है। तो यहां पर लुक डाउन अपॉन क्या, अपने आप में फ्रेज है, और यहां पर लुक डाउन किस तरीके से यूज हो रहा है, सेंटेंस में वर्ब की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। तो द रिच, यहां पर द रिच सब्जेक्ट है, और शुड क्या है, मॉडल वर्ब है, और लुक डाउन अपॉन हमारा क्या, ये मेन वर्ब है। तो
तो द रिच शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, यानी कि अमीर लोगों को, गरीब लोगों को, ठीक है, नीची निगाह से नहीं देखना चाहिए, उसे मतलब कम नहीं आंकना चाहिए, निम्न कोटि का नहीं समझना चाहिए। तो यहां पर लुक डाउन अपॉन क्या है? लुक डाउन अपॉन एक फ्रेज है जो कि सेंटेंस में किस रूप में काम कर रहे हैं? ये वर्ब के रूप में काम कर रहे हैं। आशा करता हूं कि अब आपका सेंटेंस, क्लाउज और फ्रेजेस से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसे शेयर जरूर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर पहुंचता रहे। मिलूंगा आपसे इसी तरीके के एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन, इट्स अ गुड बाय।